नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल अन्नपूर्णा जर्नी ऑफ लाइफ पर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्रेरणा है गंगा यमुना जैसे नदियों को साफ करने की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 1760s के आसपास हुई थी। यह दौर चला लगभग 1840 तक, 1840 तक, लेकिन कुछ जगहों पर इसका प्रभाव 1900 के बाद तक भी रहा। इस दौरान इंग्लैंड की थेम्स रिवर का हाल बहुत खराब हो गया था। केमिकल वेस्ट, सीवेज और इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन इस नदी में गिरता था। हालत इतने खराब हो गई कि सॉलमन जैसे मछलियां जो इस नदी में कभी आम थी गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में थेम्स रिवर एक क्लीन रिवर के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे आपको पता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज का ये हुआ था, इंट्रोडक्शन वगैरह, स्टीम इंजन वगैरह सब आए थे उस टाइम पे। रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी। ओके, तो वहां पे ना जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह होता था वो थेम्स की नदी में ही छोड़ते थे। सीवेज हो गया, बहुत सारे कचरा पूरा थेम्स नदी में ही छोड़ा जाता था इंग्लैंड में। तो वो थेम्स नदी ना एकदम इतनी खराब, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले थेम्स नदी ना इतनी साफ हुआ करती थी कि अभी जैसे थेम्स नदी ना वैसे ही साफ हुआ करती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो इतना गंदा हो गया था ना, पूरा उसका पानी पीने के भी लायक नहीं था, ना गंदा था। और उसके पहले ये जो सॉलमन मच्छी है, जो रावस बोलते हैं मराठी में, बाकी आपके वहां पे इस मच्छी को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स में बता देना। और वो ना इस नदी में आती थी। हाँ, इसको ये नदी का जो पानी ना बहुत अच्छा लगता था और वो वहां पे तैरती थी मच्छी। तो लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो ये मच्छी ना आना ही बंद कर दिया था, गायब ही हो गई थी। और वहां पे इतने सारे लोगों ने वहां पे सोचा कि ये मच्छी आ क्यों नहीं रही है। मच्छी तक नहीं आ रही थी उस नदी में, सोचो तो इतना खराब था वो पानी। इवन आपको मच्छियां भी मिलने से रही थी नदी का। तो इतना खराब हो गया था वो पानी। तो मच्छी भी आना बंद हो गए थे। वो दूसरे दूसरे नदियों में जाते, बट थेम्स नदी में नहीं आ रही थी कोई भी मच्छी। तो वहां के लोगों ने ये सोचा कि ये मच्छी इस नदी में पहले बहुत आते थे, बहुत रहते थे। बहुत सारे मच्छियां वहां पे मिलते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक मच्छी भी आपको वहां पे देखने को नहीं मिली थी। सॉलमन मच्छी तो वहां पे देखने को नहीं मिला था। वही मच्छी नहीं आ रही थी, तो बाकी का मच्छी तो मर ही गए होंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से। पूरा कचरा कूड़ा कचरा पूरा उसी में जाता था। ओके, फिर थेम्स नदी का केमिकल जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो केमिकल वेस्ट है, सीवेज है, फिर इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन भी इस नदी में ही आके गिरता था। उस वजह से सॉलमन मच्छी भी आना बंद हो गई थी, गायब भी हो गई थी वहां से, थेम्स नदी से। इतना प्रभाव हो गया था थेम्स नदी का, मच्छी का उस थेम्स नदी के वजह से। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में ना थेम्स नदी एकदम क्लीन रिवर के रूप में जानी जाती है। आपने बहुत सारे वीडियोस में वगैरह देखा ही होगा थेम्स नदी अभी कैसे दिखती है। और सबसे बड़ी बात, सॉलमन मच्छी वापस लौट आई है। सॉलमन मच्छी जो पहले नहीं आती थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई टेक्निक अपनाया है जो सॉलमन मच्छी वापस आ गई है। उस टेक्नोलॉजी में हम आगे देखेंगे। और उसी टेक्नोलॉजी को अगर हमने गंगा यमुना में लगाया
उसी को क्लीन करने में, तो हमारा गंगा यमुना भी अच्छा हो जाएगा। दिल्ली के लोग एकदम ये हो जाएंगे कि उनको स्वच्छ शुद्ध पानी पीने के लिए मिल रहा है। एडवांस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उन्होंने एडवांस है ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनाए थे। थेम्स के आसपास नए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, थे ही कि थेम्स के आसपास में ना नए वेस्ट वाटर जो होता है ना उसका प्लांट्स लगाए हैं। ओके, और लगा बनाए गए थे। ओके, और इसे टॉक्सिक केमिकल्स और ह्यूमन वेस्ट को फिल्टर किया गया और नदी में सिर्फ क्लीन वाटर ही छोड़ा गया। वहां पे क्या था ना कि प्लांट्स लगाए गए थे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसको लगाने के बाद ही लगाए गए, बनाए गए थे। फिर उसको बनाने के बाद उस नदी में ना ही टॉक्सिक ना केमिकल ना ह्यूमन वेस्ट भी उस नदी में छोड़ा नहीं जाता था। उसको फिल्टर किया गया और नदी में सिर्फ क्लीन वाटर ही छोड़ा जाता था। फिर एरेशन टेक्नोलॉजी यानी ऑक्सीजन का भरना। अगर नदी में ऑक्सीजन होगा, H2O होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन तो है ही। अगर ऑक्सीजन होता है, अगर पॉल्यूशन के वजह से ना ऑक्सीजन भी कम हो जाता है दोस्तों। फिश और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिश तो वैसे ही मर जाएंगे, मछलियां जो भी है। ओके, तो ऑक्सीजन की कमी के वजह से और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ऐसा हो गया था कि मछलियां भी थेम्स नदी में मर गए थे सारे के सारे। तो अगर ऑक्सीजन अगर कम होगा, ह्यूमंस में भी, इंसानों में भी अगर ऑक्सीजन कम होता तो मर ही जाते हैं। तो वैसे वहां पे ना थेम्स नदी में दोस्तों मच्छियां भी मर गए थे। और थेम्स नदी में ना ऑक्सीजन को बढ़ाया उन्होंने, वो भी थेम्स रिवर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए एरेटस का यूज किया गया। मशीन से पानी में हवा मिलाई गई ताकि एक्वाटिक लाइफ वापस आ सके। तो उन्होंने क्या किया, मशीन से ऑक्सीजन को बढ़ाया गया। अभी एरेशन क्या होता है दोस्तों? एरेशन है ना जब किसी नदी, झील या ट्रीटमेंट प्लांट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे पोल्यूटेड वाटर हो जाता है, पोल्यूटेड वाटर में तब एरेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। ओके, क्योंकि मछलियां और एक्वाटिक लाइफ को जिंदा रह सके, तो एक्वाटिक लाइफ को ना जिंदा रखने के लिए मछलियां और एक्वाटिक में और भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ मच्छी नहीं होता है। जैसे हमने देखा था कि मेरे एक वीडियो में डुगोंग करके होता है, सी काउ, वो भी होता है। प्लस आपका बहुत सारे फिशेस होते हैं, बहुत सारे सी हॉर्स होता है, ऑक्टोपस होता है। फिर उसके बाद प्लांट्स वगैरह भी होते हैं। हाँ, तो वैसा ही वो भी मर जाते हैं, तो उनको भी तो जीवित रखना है। जैसे कोरल रीफ्स हो गए, कोरल रीफ्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। तो वो कोरल रीफ्स में भी आपको फायदा होगा। कोरल रीफ्स वगैरह होते हैं तो वो भी मर जाते हैं, और अब तो वो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से कोरल रीफ्स तो मर ही रहे हैं। तो उनके अंदर है ना कोरल रीफ्स भी होते हैं। ओके, समुद्र के अंदर सिर्फ मच्छी ही नहीं होती, बाकी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फिर कोरल रीफ्स होते हैं एक एक जगह पर। फिर एक एक मैं आपको क्या बोलते हैं उसे, बहुत कुछ होता है, सिर्फ मच्छियां कोई नहीं होती है। तो उनमें अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो प्लांट्स तो मर ही जाएंगे, प्लस मछलियां भी मर जाती है। ओके, और बदबू और गंदापन कम हो गया था। तो थेम्स नदी में ना एकदम केमिकल का पूरा वेस्ट उसमें जा रहा था, तो उसकी वजह से एकदम बदबू आती थी थेम्स नदी में। थेम्स नदी के आसपास भी हम जा नहीं सकते थे, इतनी गंदी थी, बदबू आती थी, गंदापन था। और गंदापन कम हो उसके लिए भी है ना बहुत गंदा स्मेल आता था थेम्स नदी के आसपास भी। तो ये सब अगर हम एरेशन करते हैं ना
तो उससे क्या करना, बदबू और गंदगी है ना दोनों कम हो जाता है। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जल्दी टूट सके, और क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट्स है ना, जो पोल्यूट करते हैं वाटर को, तो वो भी जल्दी टूट सकने के लिए उन्होंने ऑक्सीजन का जरूरी होता है, उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। अगर ऑक्सीजन होगा ना तो वो ना जल्दी टूट ही जाते हैं, तो वो उतना पल्यूट पल्यूट वाटर पल्यूट नहीं होगा। और एरेशन कैसे होता है, मैकेनिकल एरेटस भी होता है। कैसे होता है ये एरेशन? ओके, मैकेनिकल एरेटस होता है, ये मशीन होती है जो पानी को घुमाती है और यह हवा मिलाती है। जैसे हमारा आज के टाइम में हम क्या बोल सकते हैं, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं तो मशीन कैसा कपड़ों को घुमाती है। ओके, वैसे वो मशीन लगाकर मैकेनिकली वो लोग जो गंदा पानी है ना वो निकाल के ऑक्सीजन उसमें ज्यादा भरते हैं। डिफ्यूज एरेशन होता है, इसमें छोटी छोटी पाइप्स या स्टोन्स के जरिए हवा के बुलबुले पानी में छोड़े जाते हैं। जैसे हम अगर देखें ना, जब बारिश भी होती है तब इतने से पानी में भी हम पत्थर मारते हैं, पत्थर ये करते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। तो वैसे ही वहां पर भी उन्होंने क्या किया, पत्थर के जरिए या तो छोटे छोटे पाइप्स लगाकर, हर जगह से पाइप्स लगाकर उन्होंने वो स्टोन के जरिए हवा के बुलबुले निकलते हैं पानी में। ओके, छोड़े जाते हैं। फिर नेचुरल एरिएशन, जब पानी गिरता है जिसे वाटरफॉल्स या रैपिड्स में, तब नेचुरली हवा मिक्स होता है। हाँ, अगर है ना नेचुरली जैसे वाटरफॉल्स हो गए। ओके, वाटरफॉल्स में क्या ना डायरेक्टली पानी गिरता है। हाँ, तो है ना उसके वजह से क्या करना, हवा नेचुरली मिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन उसमें, तो वो पानी गंदा नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन नेचुरली मिक्स होती है वाटरफॉल्स के वहां पे। और बाकी नदियों में कैसा रहता ना कि आपको ऑक्सीजन डालना पड़ता है क्योंकि कम हो जाता ना, और गंदगी इतनी हो गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो उसमें भी ऑक्सीजन होता है लेकिन उसमें ऑक्सीजन का लेवल है ना वो कम हो जाता है। इंडस्ट्रीज का सब अगर हम इसमें डालेंगे कचरा पूरा, तो वो ऑक्सीजन तो उसका कम ही हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कम हो जाने से वो सारे इसमें जो मछलियां वगैरह जो भी जीव जंतु है, प्लांट्स होते हैं, वो सब होता है तो वो सारे मर जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमें नेचुरल तरीके से भी करना है। और जब पानी उसमें गिरता है ना, जब पानी गिरता है तब जैसे वाटरफॉल्स हो गए या रैपिड्स में एकदम फोर्सफुली आता है ना वाटरफॉल्स का जो पानी होता है, तो उसमें ना तब नेचुरली हवा मिक्स होती है, तो वो पानी ना अच्छा ही होता है, साफ होता है। हमने कभी भी देखा ही होगा वाटरफॉल्स, जितना भी अगर आपने देखा है, नायगरा हो गया या अपना कर्नाटका का, इंडिया का कर्नाटका का शिव सुंदरम जो वाटरफॉल्स है कर्नाटका में। फिर नायगरा फॉल्स है कनाडा अमेरिका के बीच में, या एंजल वाटरफॉल्स है। आप किधर का भी छोटा मोटा वाटरफॉल्स देख लो, वो कितना साफ होता है। या अगर आप गोवा गए हो ट्रेन से, तो वहां पे क्या ना दूध के जैसा वाटरफॉल दिखता है, उसको ना दूध वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। उनका एकदम व्हाइट कलर का होता है क्योंकि वाटरफॉल्स में कैसा होता है कि ना पानी का ना नेचुरल हवा मिलता है उसे, पानी में जब ऊपर से गिरती है तो उसको नेचुरली हवा मिलता है, तो एकदम वो दूध के जैसा सफेद जैसा दिखता है, तो उसको दूध वाटरफॉल्स भी बोलते हैं हम। और है ना, हाँ, तो उसके वजह से नेचुरली हवा मिक्स होता है, तो उस वजह से आपको एकदम साफ क्लीन मिलता है। वरना नदी में ना अगर कचरा डालोगे तो आपको वो बहुत ही गंदा रहेगा। थेम्स नदी में भी यही प्रोसेस यूज हुआ था ताकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जा सके और सॉल्मन फिश वापस आ सके। ओके, थेम्स नदी में भी ना यही इसका एक प्रयोग किया गया था ताकि ये प्रोसेस ही हुआ था ताकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़े और आपका जो सॉल्मन फिश है वो वापस आ सके।
यही था, उसको मैंने अभी आपको एरेशन टेक्नोलॉजी जो था वो मैंने आपको एकदम डिटेल्स में बता दिया है। तो स्ट्रिक्ट पोल्यूशन लॉस है। पर अभी इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया ना कि स्ट्रिक्ट पोल्यूशन लॉस को अपनाया है। इंग्लैंड सरकार ने कड़ी कानून बना है। इंडस्ट्रीज अपने पानी को पोल्यूट करती है तो उन पे हैवी फाइन्स लगाते हैं। यह कानून फॉलो करवाना भी जरूरी बन गया था। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड की सरकार ने पानी अगर पोल्यूट वाटर अगर आप भेजते हो नदी में तो उन्होंने उन पे हैवी फाइन्स लगाना चालू कर दिया है। ओके, तो यही अगर हम इंडिया में गंगा यमुना के वहां पर करें हैवी फाइन्स लगाए तो वो उससे क्या करना गवर्नमेंट को ही फायदा होगा कि उनको फाइन्स एकदम हैवी फाइन्स लगाना चाहिए। इंडस्ट्रीज के पास तो बहुत सारा पैसा ही पैसा होता है। ओके, तो इंडस्ट्रीज में तो पैसा ही होता है तो वो हैवी फाइन्स लगेगा। ऐसा नहीं कि 10,000 20,000 ऐसा नहीं लगना चाहिए, ज्यादा लगना चाहिए। तो वो उससे क्या होगा ना कि वो पैसे से हम उसमें डेवलपमेंट उसमें हम मशीन्स में वगैरह हम यूज कर सकते हैं। गंगा नदी का पानी हम उसको यूज कर उसको क्लीन करने के लिए मशीन्स खरीद कर या उसे जो कुछ भी अगर अपने से होता है वो हम उसे कर सकते हैं। तो इसलिए अगर टैक्स फाइन्स ज्यादा लगेंगे तो वो करेंगे भी नहीं। और वो जो कचरा है उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी, ताकि वो कचरा उसमें डाले ना। या ऐसा मशीन्स वगैरह जैसा इंग्लैंड में हुआ है दोस्तों, तो वैसा हमें अगर करेंगे तो भी अच्छी बात ही है ना। फाइन्स अगर गवर्नमेंट को मिलेगा तो फाइन्स और मशीन्स वगैरह लेकर वो गंगा और यमुना नदी को साफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मॉनिटरिंग एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। रेगुलर मॉनिटरिंग और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग भी करना चाहिए और सिटीजन पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। हमें पहले तो हमारा भी एक यह होना चाहिए कि हमें गंगा को साफ रखना है, गंदा नहीं करना है। वो हमें भी यह होना चाहिए, सरकार के ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए बट पूरा सरकार का अपना काम करेगी सरकार, हमें भी अपना काम करना चाहिए। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें गंगा का पानी स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है, उसे गंदा नहीं करना है। पूरे सरकार के ऊपर ही नहीं थोपना चाहिए सब कुछ, हमें भी कुछ करना चाहिए। ओके, तो उसके लिए कुछ एनजीओ होने चाहिए। सिटीजन पार्टिसिपेशन थीम्स की सफाई में लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जरूरी रहा। ओके, तो वहां पे क्या था ना थेम्स नदी का दोस्तों सिटीजन पार्टिसिपेशन है ना, वहां पे सफाई करने के लिए लोकल लोगों का भी पार्टिसिपेशन भी जरूरी रहा था। तो लोकल लोगों ने वहां के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी ये सोचा कि हाँ हमें भी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। जैसे स्कूल्स हो गए, एनजीओ हो गए, गवर्नमेंट मिलकर रेगुलर मॉनिटरिंग करती करती रही। वाटर टेस्टिंग क्लीनिंग ड्राइव्स उन्होंने अपनाए कि हमें क्लीनिंग ड्राइव्स करना है। ओके, टेस्टिंग करना है, पानी का टेस्टिंग करना है। फिर मॉनिटरिंग कर रेगुलर मॉनिटरिंग करने का भी कितना है अभी कितना है वो उनका वाटर का जो क्लीन अप का है ना वो कुछ होता है कि हमें कितना रेगुलर वो लोग ने मॉनिटरिंग करना चालू किया। अभी गंदगी कितना कम हुआ है, अभी कितना है, अभी आज इतना 100% है, कल कितना होगा। जो रेगुलर हाँ कल कितना होगा, कल अगर समझो 95% हो गया, 5% तो गंदगी कम हुआ। वैसे धीरे 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 रोज अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे उसको वो केमिकल वो जो मशीन वगैरह लगाकर तो हमारा ही फायदा है ना, हमारा ही हेल्थ अच्छा रहेगा। वो एक है। फिर स्वच्छ पानी पियेंगे, स्वच्छ सब कुछ रहेगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डेटा कलेक्शन, फिर टेक्नोलॉजी का यूज करो डेटा कलेक्शन के लिए। मुझे पानी लेके जाके उसको हम नदी के टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल और पोल्यूशन के डेटा को रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स के जरिए ट्रैक किया गया है। ओके, वहां पे क्या किया है कि हम लोगों ने ना नदी का जो टेम्परेचर होता है, जैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है वैसे नदी का भी टेम्परेचर होता है दोस्तों, उसका ऑक्सीजन लेवल होता है। आपने देखा ही होगा कोरोना के टाइम पे आपका भी ऑक्सीजन लेवल वो चेक कर रहे थे, तो वैसे नदी का भी ऑक्सीजन लेवल होता है। फिर पोल्यूशन के डेटा को रियल टाइम मॉनिटरिंग से करने का, पोल्यूशन डेटा कितना है
वो डेटा वो लोगों ने ना मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए ट्रैक किया गया था। वे रोज ट्रैक करते थे, वो एक दिन नहीं, हर रोज वही काम था उनका कि हमें, उनका ये एम था कि हमें थेम्स नदी को साफ करना, मतलब करना है, तो सारी मच्छी वापस आनी चाहिए। उन्होंने वो क्या बोलते हैं, निर्णय ले लिया था एक तरीके का कि हमें ये करना ही है। थेम्स इतनी गंदी हो गई थी। ओके। इसी हर वक्त पता चलता है कि इससे हर वक्त पता चलता है कि नदी कितनी किस स्थिति में है। और हम उसको रोज करेंगे ना ये सारा चीजें, तो हमें पता चलता है हाँ नदी का स्थिति कैसी है, नदी अभी क्लीन, कितना क्लीन हुआ है, कितना गंदा है, कितना क्या है, उससे हमें ये नदी के बारे में पता चलता है। और अभी ये गंगा यमुना के लिए भी एक सीख मिलती है अपने को। गंगा यमुना के जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक और नदी का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। थेम्स नदी जैसे ही एक और नदी है दोस्तों, इजिप्ट में नाइल नदी है। तो नाइल नदी भी है ना दोस्तों, हम्म, नाइल नदी की सफाई में यूज हुए टेक्नोलॉजीज, नाइल नदी में भी है ना दोस्तों टेक्नोलॉजीज यूज किया है। और अभी मोदी जी तो बोलते ही रहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी करते रहते हैं वो। क्या बोलते हैं, यूपीआई लेकर आ गया है भारत, यूपीआई भारत वो लेकर आया, पेटीएम से वैसा है। तो अगर उसमें अगर टेक्नोलॉजी डिजिटल डिजिटल इंडिया बोल रहे थे वो, तो डिजिटल इंडिया को वहां पे भी यूज करना चाहिए ना, गंगा यमुना में भी। तो वो सही मायने में टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ऐसे में टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास कैश है, बैंक का वो सब कुछ है, हम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड हर जगह पे लेके जा सकते हैं, तो वो सब तो है ही। प्लस अगर उसमें अगर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो अपने गंगा क्लीन हो जाएगा ना, इंडिया का नाम कितना हो जाएगा। मोदी जी ने अगर ये काम, ये कारनामा कर दिया, तो मोदी जी को तो लोग सर पे बिठाएंगे कि हाँ हमारा गंगा और यमुना को साफ कर दिया मोदी जी ने, अगली बार भी उनको ही वोट करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम करता रहते हैं। तो अच्छा, डिजिटल इंडिया करना है उनको अगर, तो इसमें करना चाहिए था, गंगा यमुना को साफ करके डिजिटल इंडिया बनाना चाहिए था। इंडिया में पैसों की कोई कमी नहीं है। और वो बोलता है ना कि दुनिया की सबसे पैसे वाली पार्टी, आई थिंक वैसे ही कुछ नाम है बीजेपी को, दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है वर्ल्ड में, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास है इंडिया में। तो आपको वो पैसे से उसको यूज करो। डिजिटल इंडिया बनाना है तो इस तरीके से भी हम बना सकते थे डिजिटल इंडिया का, कि डिजिटली या टेक्नोलॉजिकली आप इसको यूज कर सके। हाँ, अब ये नाइल रिवर भी ना ऐसे ही गंदा हुआ करता था एक समय पे। अगर आप नाइल पे जाओगे ना इजिप्ट में, मिस्र देश में, तो नाइल भी एक समय इतना ही गंदा हुआ करता था। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स है ना, बनावटी दलदल। अभी आप दलदल, दलदल कैसा होता है, दलदल यानी क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा मुझे। दलदल यानी ना दलदल को एक्सप्लेनेशन कैसे दूं मैं अभी। दलदल एक तरीके में ना भवरा जैसा होता है दोस्तों। वो है ना देखो ना, अगर कभी है ना साइक्लोन, साइक्लोन भी नहीं, क्या बोलते हैं उसे, ऐसा भवरा जैसा कैसा घूमता है वो पानी, एक एक बार देखो ये हरिकेन वगैरह आपने देखा होगा टीवी में, हरिकेन या क्या बोलते हैं उसको, वर्ड को याद नहीं आ रहा है, वो ऐसे ऐसे घूमता है, गोल 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 ऊपर तक जाता है, हरिकेन ही आई थिंक सो, हरिकेन
अमेरिका में, तो वो है ना, और वैसे ही गोल गोल उसको अंदर पानी के अंदर चला, डीप में चला जाता है वो। आपने कोई कोई इसमें भी देखा होगा, मूवीज में वगैरह भी देखा होगा कि ना बोट है ना, तैरते वक्त तो साइक्लोन वगैरह आता है, साइक्लोन या कुछ आता है, तो वो गोल घूमकर है ना अंदर तक चली जाती है। हाँ, तो वो भी है ना दलदल ही होता है, दलदल में फंस गए, ये बोलता है ना लोग। हाँ, तो वही होता है। इजिप्ट में ना बनावटी आर्टिफिशियली बनाया गया है इनको। इजिप्ट में कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बनाए गए हैं, और ये एक प्राकृतिक तरीके से पानी को साफ करने का सिस्टम है। हाँ, अगर आपको नेचुरली भी करना है, मशीन यूज नहीं करना है, तो आप नेचुरली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाइल का हुआ है, प्राकृतिक तरीके से आप पानी को साफ कर सकते हो। जैसे पानी को साफ करने का सिस्टम है जिसमें पौधे, मिट्टी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी के पोल्यूटेंट्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। जो है ना नदी का जो है ना पेड़ पौधे जो होते हैं, अगर हम लगाएंगे ना नदी के आसपास में, तो वहां पर है ना जब पानी के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो है ना उसको ना अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो पोल्यूशन को है ना, वाटर पोल्यूशन को वो लोग उसको ना अब्सॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने तरफ में, तो पानी साफ हो जाता है। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर इंडिया में भी ऐसे वेटलैंड सिस्टम लगाए जा सकते हैं, गंगा के किनारे या छोटे ट्रिब्यूटरीज के पास में। पेड़ पौधे, ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, नेचुरली तरीके से वो लोग उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे, तो पानी दिल्ली के वहां पे जो गंदगी है गंगा में, वो साफ हो जाएगा। सोलर पावर्ड फ्लोटिंग ट्रैश कलेक्टर्स। ओके, सोलर पावर्ड फ्लोटिंग ट्रैश है। नाइल में प्लास्टिक और कचरा कलेक्ट करने के लिए सोलर पावर्ड फ्लोटिंग डिवाइसेस यूज किए जा रहे हैं, जो बिना बिजली के काम करता है और नदी में तैरता हुआ कचरा एक जगह जमा करता है। ओके, तो यहाँ पे ना ये ना बिना बिजली का काम करता है, तो अपने को इसमें लगेगा ही नहीं। और एक तो सोलर पर है। ओके, सोलर पर है यानी कि बिजली पे तो काम ही नहीं होगा, पैसे वसूल। ओके, तो वो बिना पैसों का डायरेक्ट है ना, नेचुरली भी मिल जाता है अपने को सोलर। ओके, तो सोलर से ना वो क्या करता है ना, वहां पे अंदर सोलर फ्लोटिंग डिवाइस है, वो अंदर तैरता रहता है, फ्लोटिंग डिवाइस है करके। ओके, और है ना वो पूरा कचरा जो है ना उसमें का प्लास्टिक वेस्टिक जो भी है उसमें हम लोग डाल देते हैं ना। फिर हम गेटवे ऑफ इंडिया में भी जाएंगे तो वहां पर भी समुद्र के वहां पे देखो आपको ये मिलेंगे बॉटल्स वगैरह नजदीक में ही। तो okay, लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वहां पे डाल देते हैं। तो प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए या जो भी है, वो है ना एक जगह पे वो जमा कर देगा। फ्लोटिंग तैरता रहता है वो पूरा, फ्लोटिंग डिवाइस है वो। तो फ्लोटिंग डिवाइस में तैरते हुए कचरे को सब एक जगह पे जमा कर देता है। तो गंगा यमुना में भी ऐसा ही डिवाइस लगाए जा सकते हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज के आसपास। जैसे आप वाराणसी हो गया, इलाहाबाद, दिल्ली, वहां पे आप कर सकते हो, ऐसा उसका यूज कर सकते हो। ओके, फिर कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग एप्स। कम्युनिटी के आसपास में जैसे इजिप्ट में कुछ एनजीओ ने एप्स बनाए हैं जिनके थ्रू लोकल लोग पोल्यूशन की फोटोज भेजकर ऑथोरिटीज को अलर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे क्या किया ना, एनजीओ इजिप्ट में एनजीओ बनाए हैं, एनजीओ ने एक एप्लीकेशन बनाया है। फिर उस एप्लीकेशन के द्वारा ना आप अगर गंदगी है नाइल नदी में, तो उसके फोटोज क्लिक कर कर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को भेजो। ओके, तो ऐसा उन्होंने रखा है। तो ऐसा एप्लीकेशन है, तो वो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट के पास जाएगा। वहां के जो भी गवर्नमेंट है नाइल में, इजिप्ट में, वो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट के पास में भेज सकते हो फोटोज खींच कर। वैसे एप्लीकेशंस बनाए, तो वैसे एप्लीकेशंस गवर्नमेंट को बनाना चाहिए इंडिया में भी। गंगा है, वैसे तो गोदावरी और कृष्णा भी है, पोल्यूटेड है, लेकिन वो इतना नहीं है जितना गंगा जमुना है। तो वहां पे भी हमें कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, वहां पे भी हमें ये करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा गंगा है,
तो मैं गंगा का ही एक आपको बोल रही हूँ। अपना गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र वगैरह भी पोल्यूटेड है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है पोल्यूटेड, वो भी है बट कम मात्रा में है। फिर वो ज्यादा पोल्यूटेड होने से पहले ही अगर हमने इसको कर लिया, ये सिस्टम को अपना लिया, तो अच्छी बात ही है ना। तो वो भी पोल्यूट होने से पहले ही वो क्लीन हो जाएगा। ये सिस्टम्स को अगर हम अपनाते हैं ना दोस्तों, तो वो पहले ही क्लीन हो जाता है ना। तो हाँ, कल करे सो आजकल, तो वो जो सिस्टम्स है ना, ऐसा नेचुरल तरीके से भी पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको, गंदगी को खींच लेते हैं। या आप उसमें डिवाइस डाल दो, सोलर फ्लोटिंग डिवाइसेस डाल दो, ताकि वो कचरे को एक साइड में कर दे, वो तैरता रहेगा हमेशा 24 घंटे। उसके ऊपर मॉनिटरिंग करो कि वो कचरा निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। उसको आप उसमें भी कैमरा अपने ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में लगा दो, जिसके ऊपर ये जिम्मा दिया गया उसके ऑफिस में लगाओ, या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में लगा दो, ताकि वो देखते रहे गंगा नदी का पानी कितना साफ है या क्या है, वो देखते रहेंगे। ओके। या वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स है उनके ऑफिस में लगा दो, ताकि उनकी निगरानी रहेगी कि हाँ गंगा में इतना साफ है, कल ऐसा था, आज ऐसा है। ओके, वो तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है, फ्लोटिंग डिवाइस जो है, सोलर फ्लोटिंग डिवाइस, वो तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके ऊपर पूरा या ऐसा एक एनजीओ बना लो वहां पर ही, कि वो देखते रहेंगे कि वो, फिर उसके बाद में उनको वो उनको इंफॉर्मेशन दे, ऐसा कुछ कर लो। ओके, ये भी एक है। फिर ड्रिप इरिगेशन फ्रॉम ट्रीटेड वेस्ट वाटर, तो ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी भी है वहां पे, फैसिलिटी बोल रही हूँ, फ्रॉम द ट्रीटेड वेस्ट वाटर। तो उन्होंने क्या किया, नाइल के किनारे कुछ फार्मिंग कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज ट्रीटमेंट प्लांट के रिसाइकल वाटर का यूज ड्रिप इरिगेशन में कर रही है। तो वहां पे जो फार्मिंग करते हैं ना किसान, जो किसान है वहां पे, वो क्या कर रहे हैं ना, लोकल जो वहां की जो नदी, नाइल नदी के किनारे जो किसान लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसको पानी को रीयूज, रिसाइकल कर रहे हैं। ओके, वहां की जो कम्युनिटीज है, नाइल नदी के जो फार्मर्स किसान हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट में ना रिसाइकल वाटर का यूज ड्रिप इरिगेशन में यूज कर रहे हैं। ओके, वो जो पानी है ना, रिसाइकल पानी को खेती में भेज रहे हैं। ओके, कर रही है। इससे पानी की बचत भी होती है और नदियों में अनट्रीटेड वाटर छोड़ना भी कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, कि अगर बाढ़ भी आती है तो वो इसका ना पानी का आपका बचत भी होता है, 2 in 1 काम होता है, पानी का बचत हो गया और नदियों में अनट्रीटेड वाटर छोड़ना भी कम हो जाता है। जो गंदा पानी है ना, वो खेती में नहीं जाएगा, दोनों तरफ से आपको फायदा होता है। तो हम ये टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं। अगर थेम्स जैसे पोल्यूटेड रिवर को क्लीन किया जा सकता है, तो गंगा और यमुना भी साफ हो सकती है। सिर्फ हमको चाहिए मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन लॉस, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। हाँ, पब्लिक का भी अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सरकार को बोल देते हैं कि हाँ आप कर दो, लेकिन हमारा भी तो होना चाहिए ना, हमारा भी होना चाहिए कि हमें भी उनका साथ देना है, या हमें सरकार को बोलना है कि आप ऐसा करो, हमारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ओके, रिवर ऑर्गेनाइजेशन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, रिवर का ऑक्सीजनेशन, रिवर का ऑक्सीजनेशन भी हमें जो देखते हैं वो भी होना चाहिए, और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होना चाहिए दोस्तों। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो से एक बात तो क्लियर है, अगर इरादा मजबूत हो तो वो और टेक्नोलॉजी का सही यूज किया जाए तो नदियां वापस जीवित हो सकती हैं।
अगर आप चाहते हैं कि भारत की पवित्र नदियां भी एक दिन थेम्स की तरह साफ हो जाए, तो इस वीडियो तो थेम्स और नाइल नदी तो दोस्तों, चाहे वो लंदन की थेम्स हो या अफ्रीका की नाइल, अगर टेक्नोलॉजी और पब्लिक पार्टिसिपेशन सही तरीके से यूज किया जाए तो हर नदी अपना स्वच्छ रूप वापस पा सकती है। अगर गंगा और यमुना के किनारे भी हम रेशन, वेटलैंड, सोलर थ्रेश कलेक्टर्स और कम्युनिटी एप्स का यूज करें तो हम अपनी नदियों को भी एक दिन क्लीन और वाइब्रेंट बना सकते हैं।